नमस्कार दोस्तों, एक और कंपनी के बिजनेस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं और वो है स्मार्ट वर्क्स लिमिटेड। तो स्मार्ट वर्क्स लिमिटेड का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे अराउंड 21% ईयर ऑन ईयर से ग्रो किया है। तो आइए जान लेते हैं कि स्मार्ट वर्क्स का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कंपनी करती क्या है। तो स्मार्ट वर्क्स देखेंगे कि मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस के बिजनेस में है। मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस मतलब कि वो कोई भी एक बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग को लीज पे लेती है, जिस पे वो रेंट पे करती है लैंडलॉर्ड को। फिर वो पूरे बिल्डिंग को, बड़े बड़े कैंपसेस को, उसमें सारी फैसिलिटीज़ बनाती है, जैसे उसका इंटीरियर बनाना, जिम बनाना, क्रैश बनाना, कैफेटेरिया बनाना, स्पोर्ट्स जोन्स बनाना, पूरा एक ऑफिस का जो सेटअप है वो बनाती है और वो सीट्स में कन्वर्ट करती है। सीट्स में कन्वर्ट करके वो रेंटल यील्ड जनरेट करती है। तो बेसिकली ये उनका बिजनेस मॉडल है। अगर उनके सीट्स की बात करें तो उनका जो सीट्स है, टोटल सीट्स का कैपेसिटी अराउंड 2,94,000 के आसपास है और ऑपरेशनल सीट्स अराउंड 2,53,000 के आसपास है। आई एग्जैक्ट फिगर पे मत जाइए, बट इसी तरीके से है। ऑक्यूपेंसी थोड़ा सा कम हुआ है उनका, बट कंपनी ने ये बोला है कि सिंस वो सीट्स के एडिशन लार्ज स्केल में कर रहे हैं तो इसीलिए ऑक्यूपेंसी थोड़ा सा कम हुआ है। फिनेंशियल ईयर 25 क्वार्टर टू में अराउंड 87% के आसपास उनका ऑक्यूपेंसी था, जो कि घट करके फिनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर टू में 81% के आसपास में हुआ है। फिर अगर बड़े प्रोजेक्ट डील्स की बात करें तो हीरानंदानी ग्रुप के साथ उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन हुआ है, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और फिर कंपनी ये कहती है कि उनके जो बड़े बड़े कैंपसेस है, जैसे कि उनका जो मेन जो रेवेन्यू आ रहा है वो उन्हीं लार्ज इंस्टीट्यूशन से आ रहा है जो 1000 प्लस सीट्स ले रहे हैं। तो कंपनी ये कह रही है कि वी आर ऑपरेटिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। और पहले क्या होता था, जो वो बिल्डिंग्स लेती थी वो ज़्यादा नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड से लेती थी, यानी कि जो इंडिविजुअल सेगमेंट में जो काम करते हैं उनसे लेती थी। लेकिन धीरे धीरे अभी बढ़ के इंस्टीट्यूशनल जो लैंडलॉर्ड है उनके साथ पार्टनरशिप ज़्यादा बढ़ गया है। कंपनी कहती है कि इसका यही मतलब है कि जो स्मार्ट वर्क्स के ऊपर जो ट्रस्ट है इंस्टीट्यूशंस का, वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में अभी बढ़ा हुआ है, आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा। फिर वो किस तरीके से जनरेट करती है रेवेन्यू, प्रोजेक्ट को कैसे साइन करती है, फिर प्रोजेक्ट का जो मतलब एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से करती है, आइए उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग को जब डेवलपर बना रही होती है तो उससे 4-5 महीने ख़त्म होने तक, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लो कि आज से 6 महीने 5 महीने बाद ख़त्म होगा, तभी स्मार्ट वर्क्स कम्स इन। स्मार्ट वर्क सारा पेपर वर्क्स का काम करती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के बाद वो बिल्डिंग को अपने नाम करती है। बिल्डिंग को अपने नाम करने के बाद पूरा जो डिज़ाइनिंग का प्लान है, पूरा जो मतलब पूरा जो मान लीजिए कि जो लेआउट है, डिज़ाइन कैसे होगा, अंदर का एरिया वगैरह कैसे होगा, सारा कुछ डिटेलिंग करती है। उसके बाद जब ख़त्म होने वाला होता है तो एक परसेंटेज फिर देती है। मतलब पहले क्या देती है, पहले 25 से 30% ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट वो लैंडलॉर्ड को देती है, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड, मतलब जो डेवलपर है उसको देती है। उसके बाद काम चालू करती है और मतलब जो पूरा पेमेंट है, पूरा पेमेंट वो मतलब आर्बिट्राज किस तरह से करती है वो आप सोचो। तो स्मार्ट वर्क्स तभी मतलब काम को आगे बढ़ाती है जब 25 से 30% ऑफ दी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनके साथ ऑलरेडी उनको डिमांड दिखता है, मतलब उनसे ऑलरेडी डिमांड आ चुका है सप्लाई साइड, ताकि कंस्ट्रेंट ना हो। इसीलिए तब जाके वो सप्लाई पे अपना काम करती है, मतलब तब जाके वो डील को साइन करती है। फिर जो उनसे, अब जैसे मान लो 25 to 30% क्लाइंट्स ने जो उनसे वो जो लेंगे, वो जो मतलब सीट्स को लेंगे, अब वो भी तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे, तो इसी का आर्बिट्राज करती है। मतलब जो वो लेती है क्लाइंट से वो ज़्यादा होता है और वो जो देती है सिक्योरिटी डिपॉजिट में वो कम होता है। तो उनका क्या होता है, कैश फ्लो सही सलामत रहता है। तो कैश फ्लो मतलब उनको जो केपेक्स जो बिठाने, जो इंटीरियर्स बनाना है, जो जिम वगैरह, स्पोर्ट्स जोन्स, कैफेटेरिया, ये सब जो बनाना है, उसके लिए तो केपेक्स चाहिए होता है। तो वो कैपेक्स के लिए जो कैश फ्लो चाहिए होता है वो रुकता नहीं है, दैट डज नॉट कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो इसी तरीके से कंपनी बोलती है कि जो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका आर्बिट्राज कंपनी को मिलता है। और अगर डिमांड उनको दिखता है
तभी जाके वो डील को साइन करती है, इससे पहले वो नहीं करती। और धीरे धीरे मान लो कि 25 से 30% तो प्री फिल डिमांड होता है, मतलब ऑलरेडी उनको दिखता है, फिर जाके साइन करती है। और जब वो हो रहा होता है, जब वो पूरा मान लो जो अपना इंटीरियर्स वगैरह बना रही होती है, बाकी के क्लाइंट्स आते हैं तो उनसे भी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है। तो इसी तरीके से वो आर्बिट्राज, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो आर्बिट्राज है, उस चीज़ को मेंटेन करके अपना कैश फ्लो बिगड़ने नहीं देती है। लेकिन अगर आप ग्रोथ की बात देखोगे तो कंपनी कह रही है कि मतलब गोइंग फॉरवर्ड इन द नियर टर्म वो 25 से 30% ग्रोथ वो कर लेगी, एडिंग अराउंड 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट एवरी ईयर। अभी उनका अगर देखेंगे दैट नंबर स्टैंड्स एट अराउंड 12.3 मिलियन स्क्वायर फीट, और वो अराउंड कितना 760 उनका टोटल मान लो ये है, जो आपका जो बिल्डिंग से टाई अप है वो 760 के आसपास है, और 60 सेंटर्स के आसपास उनका है। फिगर्स थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना मिलियन स्क्वायर फीट होने के बावजूद भी सेंटर्स इतने कम है, मतलब वो काम करती है बड़े स्केल में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वो अपने अंडर लेती है। फिर अगर आने वाले जैसे डिमांड के बारे में बोला, 25 to 35% गाइड करके चल रही है कंपनी। फिर ये बोल रही है, फिर जीसीसी को लेके जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या हो गए, जैसे मान लो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल गूगल, अब गूगल को आके इंडिया में अपना ऑफिस बिठाना है, तो वो जीसीसी सेंटर्स भी, उनसे भी जो रेवेन्यू आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अभी 15% वो रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, जो पूरा रेवेन्यू का जो पूरा आपका जो पाई है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कहते हैं कि वो रेवेन्यू डबल हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। वहाँ से डिमांड कंपनी को काफ़ी दिखता हुआ नज़र आता है, और कंपनी पे ट्रस्ट है। वही कह रही है कि बड़ा जो उन्हें ऑर्डर मिल रहा है वो बड़े बड़े कंपनी से मिल रहा है, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस से मिल रहा है, तो वहाँ से डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीसीसी का जो डिमांड है उसे देखते हुए ही उन्होंने एक ये लॉन्च किया है प्रोजेक्ट, जिसका नाम स्मार्ट वेंटेज है। तो स्मार्ट वेंटेज के थ्रू क्या करते हैं, तो जीसीसी को सिर्फ स्पेस ही नहीं दे रहे हैं, उसको मतलब मैनेज्ड ऑफिस ही नहीं दे रहे हैं, बाकी उनका जो टैक्सेशन का काम, फिर लीगल का काम, फिर स्टाफिंग का काम, एचआर रिलेटेड, मतलब ताकि जीसीसी को बस आना है और उनको प्रोजेक्ट देना है, बाकी उनको सब रेडीमेड मिल जाए। इसी तरह का करने की कोशिश कर रही है कंपनी। तो ये हो गया अब उनका ओवरऑल। अब साइज़ की अगर बात करें तो कंपनी बड़े स्केल में काम करी, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया, सीट्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। तो ग्रोथ आपको, मतलब आप ये मान के चलो कि ग्रोथ किस तरीके से हो सकता है अगर, और यही उनका बिजनेस है, एक ही बिजनेस है, मैनेज्ड ऑफिस सॉल्यूशन। अगर आप इससे कंपेयर करो ईएफसी के साथ, तो ईएफसी का 3 बिजनेस था। एक तो उनका ये जो आपका लीजिंग वाला था, फिर एक हो गया इनका डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला था, और एक फर्नीचर वाला था। तो सिंस इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल था ना, तो जो मार्जिन्स मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और वो क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। अब इनको स्मार्ट वर्क्स को ग्रो करने के लिए अपना जो सीट्स को ऐड करना पड़ेगा, और ऑक्यूपेंसी को भी ऊपर रखना पड़ेगा। अब मार्जिन्स बढ़ाने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा तो कुछ वैसा है नहीं, जैसे कि ईएफसी के पास था। मार्जिन्स बढ़ाने के लिए उनके पास क्रॉस सेल करने का सामान है, जैसे उनका फर्नीचर वाला सेगमेंट था, डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला सेगमेंट था, उससे वो क्रॉस सेल कर सकती थी, मार्जिन्स को एक्सपैंड कर सकती थी। लेकिन स्मार्ट वर्क्स को अगर बढ़ाना है तो उनका बड़ा ऑर्डर से, और बड़े क्लाइंट्स है ना, बड़े क्लाइंट से आपको मार्जिन एक्सपेंशन इतना जल्दी से मिलता नहीं है, बिकॉज दे विल बी निगोशिएटिंग वेरी हार्ड। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है कि किस तरीके से एक बिजनेस का जो मॉडल है वो उसे हेल्प करता है। द बिजनेस मॉडल इटसेल्फ हेल्प्स द बिजनेस टू एक्सपैंड इट्स मार्जिन, एंड किस तरीके से एक और बिजनेस मॉडल होता है जिसका ग्रोथ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किस तरीके से अपने सीट्स को ऐड करे और बाकी जो कैपेबिलिटी है वो बिठाए। और वो मतलब उनको एडवांटेज है कि वो बड़े ही प्लेयर है, तो उन पे ट्रस्ट है, तो उनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। लेकिन ऑर्डर सिर्फ मिलना नहीं है, दैट हैज़ टू गेट ट्रांसलेटेड इनटू रेवेन्यू। ऑक्यूपेंसी ऊपर रहना पड़ेगा, मार्जिन्स ऊपर जाना पड़ेगा। मार्जिन्स जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तो आपका जो पैट है, जो बॉटम लाइन है, वो आपका रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, जब आप कंपैरिजन करते हैं पीयर टू पीयर तो आपको बिजनेस मॉडल का डिफरेंस पता चलता है। फिर आपको ये पता चलता है कि इनहेरेंटली किस बिजनेस मॉडल के पास एक एडवांटेज होता है मार्जिन्स को बढ़ाने का। अब सिर्फ सेल बढ़ाने से नहीं होगा, सेल के साथ साथ आपको मार्जिन्स भी बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हालांकि स्मार्ट वर्क्स ने कहा है कि गोइंग फॉरवर्ड उन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कम हो जाएगा। फिर मैंने जैसे बोला, उनका वो खास बिजनेस मॉडल की वो
मतलब मान लो कि ऐसे जैसे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री हो गया, मतलब जब डिमांड आता है तभी इन्वेंट्री को बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उनको कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना होता है एज इन वन डिमांड आता है, क्योंकि डिमांड विजिबिलिटी उन्हें दिखता है तभी जाके वो सप्लाई साइड पे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन बिजनेस मॉडल वाइज अगर देखोगे तो इनका बिजनेस तभी बढ़ेगा, तभी ग्रोथ उनका फास्ट होगा जब वो सीट्स को बढ़ाएंगे। अब सीट्स बढ़ाने का तो एक लिमिटेशन होता है, वो डिमांड आना पड़ेगा, लेकिन ईएफसी के पास क्या है, ईएफसी के पास उनका दो और बिजनेस सेगमेंट है, डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला और फर्नीचर वाला, जिससे कि क्रॉस सेल करके वो अपना जो मार्जिन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क्स एंड द कंपैरिजन ऑफ स्मार्ट वर्क्स विथ ईएफसी लिमिटेड। आगे आने वाले वीडियो में मैं ऐसे और भी कंपैरिजन करता रहूँगा, जिससे कि आपको एक होलिस्टिक आइडिया मिल जाए कि एक बिज़नेस मॉडल एक दूसरे बिज़नेस मॉडल से कैसे डिफरेंट है, और इसी के चलते जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है किसके एक तरीके से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द बिजनेस मॉडल इन विच इट इज़ ऑपरेटिंग, और किस तरीके से एक कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल ही उसको रिस्ट्रिक्ट करता है एक लेवल के बाद ग्रोथ लाने के लिए। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप ज़रूर इसे डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसे आंसर करूँगा ज़रूर। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।